हेलो फ्रेंड, हम लोग का टॉपिक चल रहा था लाइफ प्रोसेस में रिस्पायरेशन। हम लोगों ने इससे पहले न्यूट्रिशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस इन सब कंसेप्ट को देख रखा है। आप लोगों ने अगर मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, लाइफ प्रोसेस के नाम से प्लेलिस्ट है, और उस टॉपिक को देखिए। आज का टॉपिक हमारा रिस्पायरेशन के टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने बात कर रखी थी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि रिस्पायरेशन का सिंपली मीन्स होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, लेकिन एक्चुअली ये कहना सही नहीं होगा। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मैं इस बात को प्लांट के सेंस में बोलूं तो प्लांट इनहेल CO2 करता है एंड एक्सहेल O2 करता है, ऑक्सीजन करता है। तो इसका एक अनदर डिफिनेशन भी निकल के आता है कि ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द गैसेज विल बी एक्सचेंज, गैस बदलता है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग डिस्कस कर रखा है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अगर मैं यूनिसेलुलर अमीबा की बात करूं तो वहाँ पर जो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस से, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो हमारे बॉडी में लंग्स है जिससे ब्रीदिंग होता है। प्लांट्स की बात करें तो उनके बॉडी में स्टोमाटल पोर्स हैं। इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके बॉडी में ट्रैकिया होते हैं, स्पेरिकल पोर्स होते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। रिस्पायरेशन डिफर प्रोसेस है। रिस्पायरेशन होता क्या है, बात समझिएगा कि जब हम लोग O2 लिया, सपोज दैट हम लोगों ने O2 इनटेक किया तो CO2 रिलीज क्यों हुआ, ये C कहाँ से आया? ये C लाना ही कहलाता है रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस से ही ये एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम आपको ये मार्कर देते हैं कि भाई ये मार्कर आप रख लो, जब हम आपसे नेक्स्ट डे मार्कर मांगेंगे तो आप मुझे यही मार्कर लौटाओगे। अगर आपने मार्कर को बदल दिया, अगर आपने इस ब्लू को हटा के ब्लैक दिया, कुछ और किया, इसका मतलब कोई वजह रही होगी, कोई रीज़न रहा होगा इसके पीछे। सेम कंसेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। अगर हमारे बॉडी में O2 जा रहा है तो हमारे बॉडी से एक्सहेल भी O2 ही होना चाहिए था, लेकिन ये कार्बन कहाँ से आया? ये कार्बन का आना ही बताता है कि हमारे बॉडी में कोई रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस था ब्रीदिंग, ये है केमिकल प्रोसेस। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिएक्ट होता है ग्लूकोज के साथ, C6H12O6 ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है एंड दे प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O एंड ATP। दिस ATP इज अ एनर्जी। ओके, तो यहाँ से समझना होगा ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिस्पायरेशन में होता है। ये कार्बन, ग्लूकोज का कार्बन ये रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और इसी एनर्जी का यूज़ हर एक लिविंग बीइंग करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो। दे रिक्वायर एनर्जी फॉर डूइंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अभी हम इतना बोल पा रहे हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें मिलता है रिस्पायरेशन की वजह से। इसका मतलब हुआ कि रिस्पायरेशन एक जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, रुक नहीं सकता, रुकेंगे तो हम मर जाएंगे। ओके, तो रिस्पायरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर बेसिस पे होने वाला। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 10th क्लास में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि वाई ब्रीदिंग इज अ रिदमिक प्रोसेस एंड रिस्पायरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सप्लेन। तो आप वहाँ पर उसको एलिब्रेट करिएगा। ओके, ये रिस्पायरेशन जो है ये किसी ऑर्गन में नहीं होता है, बल्कि ये सेल में होता है। इसलिए हम लोग रिस्पायरेशन को सेलुलर प्रोसेस भी बोलते हैं।
चाहे किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर में वो यूकैरियोटिक टाइप को हो, प्रोकैरियोटिक टाइप को हो, किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनमें रिस्पायरेशन सेल में ही होगा। सेल के किस पार्ट में होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में होता है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं, हम लोगों को इन सब बातों का आइडिया है, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, हम सिर्फ एक बार आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, ताकि आज हमारा जो बिल्कुल टॉपिक फ्रेश टॉपिक होगा एरोबिक रिस्पायरेशन, आपको ये टॉपिक समझ में आ सके। ओके, अब एरोबिक एंड एनारोबिक, दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। क्या होता है भाई ये एरोबिक एंड एनारोबिक? रिस्पायरेशन का 2 टाइप्स है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। नाम में ही डेफिनेशन खोजने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, अलग से याद करना नहीं पड़ेगा, अलग से रटना नहीं पड़ेगा। क्या होता है ये एरोबिक? सुनते हैं। एरोबिक, एरोबिक जो वर्ड है एरो, ये वर्ड आया एयर से, यानी कि वैसा रिस्पायरेशन जिसमें एयर का प्रेजेंस जरूरी है। दोस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन विच एयर आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। अगर एनर्जी चाहिए हमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी नहीं मिलेगा। ओके, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में लास्ट सिंपलेस्ट फूड है, ठीक है, सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट है। कोई भी खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कोई फूड यूज़ करते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड वी नो कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। तो ये ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ही हमें एनर्जी मिलेगा, ये एरोबिक रिस्पायरेशन कहता है। ठीक है, और मोस्टली लिविंग बीइंग में अप्रॉक्स 95% लिविंग बीइंग में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सारे के सारे एरोबिक रिस्पायरेशन को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट कुछ लिविंग बीइंग के। कुछ लिविंग बीइंग हैं जिनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन भी होता है, यानी विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बगैर वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर जाता है। ऐसे कुछ ही केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, बिना ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन नहीं होगा। ओके, रिस्पायरेशन जब भी वर्ड सुनिएगा आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि बात एनर्जी के प्रोडक्शन की हो रही है, और इसी एनर्जी की ज़रूरत हर एक लिविंग बीइंग को होता है। ओके, अब ये रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये आपका एक्चुअली 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेज में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। सपोज कि ये कोई सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि इसमें मैंने न्यूक्लियस बनाया है। आप एक और अनदर एग्जांपल ले लो, ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ओके, तो एरोबिक रिस्पायरेशन 3 स्टेप में होता है। नंबर फर्स्ट होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। ओके, ग्लूकोज का स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज टूटेगा एंड दे कन्वर्ट इनटू अ पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जो होता कहाँ है भाई? ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के जो साइटोप्लाज्म एरिया होता है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, दोनों में साइटोप्लाज्म तो होगा ही। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, एज वी नो वेरी वेल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले प्रोसेस में भी चेंज हो, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस चूंकि ये साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म किसी भी टाइप का सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, किसी भी टाइप के सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से प्रोसेस को यूनिवर्सल बोलते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस इज द यूनिवर्सल प्रोसेस, क्योंकि किसी भी टाइप का सेल हो ग्लाइकोलाइसिस होगा। ओके, ग्लाइकोलाइसिस का फिर से डिफाइन एक बार समझिए क्या है। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूट जाना एंड पायरुवेट में कन्वर्ट होना। समझिएगा यहाँ से, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, दे कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। ठीक है,
इसको अगर हम अलग से लिखें तो ये लिखाता है सी सी सी, 3 सी हो गए, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गए, इसके साथ डबल बॉन्ड्स ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखिए कितना फॉर्मूला, क्या कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन था, 1 यहाँ हाइड्रोजन, 4 और हाइड्रोजन, और 1 2 3 आपका ऑक्सीजन। इस तरह के स्ट्रक्चर होता है पायरुवेट का। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आप समझना चाहेंगे तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब यहाँ से समझना ये होगा कि एक बार ग्लूकोज टूटेगा तो कितने पायरुवेट बन रहे हैं, तो 2 पायरुवेट बनेगा ना, कार्बन का 3 कार्बन का, तो 2 पायरुवेट बनेगा। ओके, और ये पायरुविक एसिड देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस एटीपी। जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे, या अभी तक हम लोगों ने जाना था कि ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि डायरेक्टली ग्लूकोज रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल दिमाग से अपने आप निकाल दीजिए कि डायरेक्टली ग्लूकोज रिएक्ट करता है। नो, फर्स्टली ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड, देन पायरुविक एसिड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, ये आपका 2 स्टेप अभी बता रहे हैं, तीसरा स्टेप का भी मैंने नाम नहीं लिया है। ओके, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। और ये इतना आसान नहीं है दोस्त, जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। हम लोग 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होने में यानी ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप में होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, अपने आप कुछ नहीं होता है। बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए, मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि अपने आप कुछ भी नहीं होता है, जो भी काम होता है उसमें कोई ना कोई हेल्प करता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होने में बहुत सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ओके, तब ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। नाउ एक बार ग्लाइकोलाइसिस हो गया, कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, यूनिवर्सल है, चाहे वो इसमें हो या इसमें हो, दोनों में होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा क्या भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल ये क्या है भाई, क्रेब साइकिल में होता है क्या, ये पायरुवेट जो पायरुविक एसिड है देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली C3H4O3 देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस CO2 plus H2O plus ATP. How many molecule of ATP? 38 molecule of ATP. ये रिएक्शन के बाद फाइनली प्रोडक्ट रिलीज होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर से एक बार थोड़ा देख लें। माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड इसके बीच में जो स्पेस होता है आउटर इनर के बीच में, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होते हैं दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, जिसमें राइबोसोम्स होते हैं इनके अपने 70s टाइप के, डीएनए होता है सर्कुलर फॉर्म में, आपने पढ़ रखा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी मैट्रिक्स पार्ट में क्रेब साइकिल चलता है। क्रेब साइकिल इसी मैट्रिक्स पार्ट में होता है। इससे भी आपका 1 वर्ड क्वेश्चन निकल रहा है तो पूछेगा क्रेब साइकिल कहाँ होता है भाई, तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में होता है। ओके, तो 2 स्टेप हुआ। फर्स्ट यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, साइटोप्लाज्म सब में होगा। सारे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। ग्लाइकोलाइसिस मींस व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस मींस ग्लूकोज का पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होना। ये 10 स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। जब एक बार पायरुवेट बन गया देन पायरुवेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि ये पायरुवेट अब साइटोप्लाज्म कहाँ मूव किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पार्ट में, और वहाँ पर रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के वजह से क्या बना प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिमूव होता है, वेस्ट है, H2O जो सेल के जरिए यूटिलाइज होता है, एंड ATP, ये ATP एनर्जी है। ATP का फुल फॉर्म व्हाट, ATP का फुल फॉर्म होता है दोस्त एडेनोसिन साइन ट्राइफॉस्फेट। adenosine triphosphate, that means 3 molecule of phosphate. Suppose that this is adenosine, ठीक है, इसके साथ जो है वो 3 मॉलिक्यूल, इसके साथ जो है वो 3 मॉलिक्यूल ये फॉस्फेट का अटैच हुआ, तो ये एक नया प्रोडक्ट बना जो एनर्जी देता है। ATP को हम लोग करेंसी ऑफ द एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी का करेंसी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोलते हैं भाई,
क्योंकि ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो पायरुवेट बनने में, ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें कुछ और भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे NADPH, NADH, FDH का फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स साइकिल में भी अलग अलग चीज़ें बनती हैं जो एज अ चेक के फॉर्म में होती है एनर्जी। चेक का मतलब, बोलने के मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ करिए अभी आपको बाहर कुछ सामान खरीदने जाना हो, बहुत ही छोटा सा कोई सामान लेते हो, 5 रुपये का पेन लेते हो आप, तो वहाँ पर अगर आप चेक दोगे तो वो दुकानदार गुस्सा आ जाएगा। ओके, बोलेगा छोटे से काम के लिए चेक का कोई यूज़ नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग कैश में बात करते हैं। तो ATP जो है वो कैश है, कहीं पर भी बॉडी में किसी भी जगह पर यूज़ करना है तो ATP के फॉर्म में यूज़ होगा, लेकिन एनर्जी को अगर स्टोर करना है तो वो चेक के फॉर्म में स्टोर होता है, FADH के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, NADH के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेक के फॉर्म में भी एनर्जी बनता है और ATP के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो ATP टूटता है ADP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट अलग होगा तो एनर्जी देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है पूरा कंप्लीट रिस्पायरेशन है और इसमें जो चेक से कन्वर्ट करना है ATP में, चेक को यानी कि NADH, FADH को ATP में कन्वर्ट किया जाता है। ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो ये बीच में इंटर मेम्ब्रेन पार्ट जो होता है, यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप ETS बोलते हैं हम लोग इसको, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो फाइनली रिस्पायरेशन में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। देन पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में मूव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ATP के फॉर्म में। लेकिन सिर्फ ATP नहीं है दोस्त, अभी चूँकि 10th क्लास से ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, 11th क्लास में इसका बहुत डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। तो ATP के साथ साथ और भी कुछ बनता है। ठीक है, NADH का भी फॉर्मेशन होता है, FDH का भी फॉर्मेशन होता है। ये सब एनर्जी ही के फॉर्म में, बस फ़र्क इतना है कि ATP चेक करेंसी के फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में है, और ये जो है ये चेक के फॉर्म में हर जगह यूज़ नहीं हो सकता है। ओके, बाद में अगर हमारे बॉडी को कहीं पर ज़रूरत पड़ती है कि भाई फटाक से एनर्जी देना है, हमारे जो स्टोर्ड एनर्जी उसको यूज़ करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाता है, ये थर्ड स्टेप में जाता है, और वो चेक जो है वो कन्वर्ट होता है आपके कैश के फॉर्म में, दैट मीन्स ATP के फॉर्म में। यही पूरा मैकेनिज़्म है एरोबिक रिस्पायरेशन का। इसी के वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो आप इसका नोट्स बनाएं अच्छे से, आपको एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प करेगा। रिस्पायरेशन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर अभी ह्यूमन का रिस्पायरेशन और भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स में, फिश में कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया तो चैनल इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। थैंक यू।